पहला प्रश्न है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कि पहला, इसने बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को पराजित किया और इसके दरबार में एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जसुआ कैटलार के नेतृत्व में आया था। तीसरा है, यह सबसे अधिक उम्र में मुगल बादशाह बनने वाला व्यक्ति था और इसने आमेर के शासक अजीत सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। तो कौन सा कथन सही है? 1 2 3 4 1 3 4, 1 और 3, 2 3 4 या फिर 1 2 3। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1 2 3। मतलब पहला, दूसरा और तीसरा कथन जो है वो सही है, क्योंकि बीजापुर का युद्ध जो है वो जनवरी 1709 में बहादुर शाह प्रथम और कामबख्श के बीच हुआ था, जिसमें कामबख्श पराजित हुआ। 1711 में जसुआ कैटलार जो है वो मुगल दरबार में आया था। बहादुर शाह सबसे अधिक उम्र में बनने वाला बादशाह था, जबकि आमेर के शासक अजीत सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि जो है वो जहांदार शाह ने दी थी, ना कि बहादुर शाह प्रथम। इसलिए इसका चौथा जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, हैदर अली के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए। पहला है, हैदर अली ने 1760 में स्वयं को मैसूर का शासक घोषित किया और 1756 ईस्वी में डिंडीगुल के किले का फौजदार नियुक्त किया गया। इसने अपने सोने तथा तांबे के सिक्कों पर शिव, पार्वती और विष्णु की मूर्ति अंकित करवाई थी और इसने पोर्टोनोवा के युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया था। तो कौन सा कथन जो है सही है? 2 और 4, 1 और 3, 1 2 3 या फिर 2 3 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1 और 3 कथन जो हैं वो सही है। दूसरा और चौथा कथन जो है वो आपका गलत है, क्योंकि 1756 में नहीं, 1755 में डिंडीगुल का किले का फौजदार हैदर अली को नियुक्त किया गया था और पोर्टोनोवा के युद्ध में इसने अंग्रेजों को पराजित नहीं किया था। पोर्टोनोवा के युद्ध में यह अंग्रेजों से पराजित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कि अरब्बीपुरम आंदोलन 1888 में नारायण गुरु के द्वारा चलाया गया और आत्मसम्मान आंदोलन जो है वो ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा चलाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1920 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की और गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 ईस्वी में के केलप्पन के द्वारा चलाया गया। तो कौन सा इसमें कौन कथन जो है वो सही नहीं है? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1920 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना नहीं की थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना जो है 1920 में ना होकर 1924 में चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुरीतियां और समापनकर्ता की ठगी प्रथा कर्नल स्लीमैन, शिशुवध वेलेजली, नरबल प्रथा हार्डिंग द्वितीय, दास प्रथा एलनबरो। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, क्योंकि नरबल प्रथा को समापन करने का राइट जो अधिकार जो समापनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं वो हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ना कि द्वितीय। बाकी जो हैं वो सही सुमेलित है, क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग ने एक कैंपबेल नामक अधिकारी को नियुक्त किया था, ठीक है,
ताकि वो नर बलि प्रथा को रोक सके। अगला प्रश्न है, समाचार पत्रों की भाषा में कौन सा सुमेलित नहीं है? बंगाल गजट, समाचार दर्पण, मुंबई दर्पण और दिग्दर्शन। तो इसका सही सुमेलित नहीं है वो आपका है डी ऑप्शन, दिग्दर्शन। दिग्दर्शन जो है इसके संपादक जेसी मार्समैन थे और इसकी भाषा जो थी वो बंगाली थी, ना कि गुजराती। बंगाल गजट के जो संपादक हैं वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे, ठीक है। और समाचार दर्पण के संपादक जो है जेसी मार्समैन थे। मुंबई दर्पण के संपादक बाल शास्त्री जाम्बेकर थे और दिग्दर्शन के संपादक जो थे वो जेसी मार्समैन यही थे। अगला प्रश्न है, सितंबर 1920 में निम्नलिखित कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध करते हुए किसने कहा था कि यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता को सबसे बड़ा धक्का है और एक मूर्खतापूर्ण विरोध तथा समाज और सभी जीवन के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा है? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, एनी बेसेंट। गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध करते हुए एनी बेसेंट ने कहा था कि यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता को सबसे बड़ा धक्का है और मूर्खतापूर्ण विरोध और समाज के सभी जीवन के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए कथन कारण है कि मुस्लिम लीग ने किस प्रस्ताव को अस्वीकार किया? इसमें भारत को ऐच्छिक रूप से राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार था। तो कौन सा कथन सही है? तो इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है कि ए आर दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या नहीं करते। अगला प्रश्न है कि बलबन ने रक्त और लौ जैसी नीति अपनाई और सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना चाहता था। तो कौन सा कथन सही है? तो इसके दोनों कथन सही हैं और ए आर दोनों सही हैं, दोनों की सही व्याख्या हो रही है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में ऐसी भूमि जो सीधे राज्य के नियंत्रण में थी, इन ग्रामों के किसान राज्य को कर देते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? ऑप्शन है भंडारवाद ग्राम, उम्बाल ग्राम, कुटग्गी ग्राम या फिर मठापुर भूमि। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, भंडारवाद ग्राम। ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में भू सामर्थ्य के कई रूप देखने को मिलते हैं। भंडारवाद ग्राम सीधे राज्य के नियंत्रण में होने वाली भूमि थी। इन ग्रामों के किसान राज्य को कर देते थे। उम्बाल जो था कर, वह ग्राम की कुछ सेवाओं के बदले प्रदान की गई भूमि थी और यह लगान मुक्त भूमि होती थी। कुटग्गी पट्टे पर दी गई भूमि थी और कुटग्गी नगद के रूप में उपज का अंग था जिसे किसान भूस्वामी को प्रदान करता था। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता आइन ए दहसाला पद्धति की विशेषता नहीं है? कि यह रैयतवाड़ी व्यवस्था ही थी जिसमें बिचौलियों का कोई अस्तित्व नहीं था। आइन ए दहसाला व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी दीवाने आला होता था। यह व्यवस्था मुख्य तौर पर जब्ती व्यवस्था का ही सुधरा हुआ रूप थी और यह 10 वर्ष के लिए स्थायी व्यवस्था थी। तो कौन सा जो है स्थायी विशेषता नहीं थी? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि यह व्यवस्था जो 10 वर्ष के लिए थी यही सही नहीं है। क्योंकि आइन ए दहसाला जो व्यवस्था थी, जो एक प्रकार की रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, इसे अकबर ने चलाया था, लेकिन इसमें 10 वर्ष की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं था। राज्य को कभी भी इसमें परिवर्तन करने का अधिकार था और ये जो व्यवस्था थी आइन ए दहसाला, यह जब्ती व्यवस्था का एक परिष्कृत रूप थी। अगला प्रश्न है,
सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में विचार कीजिए कि हड़प्पा स्थल सुरकोटला और धौलावीरा खंभात की खाड़ी में स्थित है और हड़प्पा स्थल लोथल और रंगपुर कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों में? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, किसके दोनों कथन जो हैं वो गलत है। क्योंकि हड़प्पा कालीन स्थल भारत के अनेक राज्यों में है। गुजरात में पाए जाने वाले स्थल दो के दो भाग कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी में स्थित है। कच्छ की खाड़ी में देसलपुर, सुरकोटला और धौलावीरा है, जबकि खंभात की खाड़ी में लोथल, रंगपुर और रोजदी। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा सही सुमेलित नहीं है संप्रदायों के संबंध में? घोर अक्रियवादी, अनिश्चयवादी, भौतिकवादी और आजीवन। तो इसका सही जो सुमेलित नहीं है वो आपका है घोर अक्रियवादी। घोर अक्रियवादी के संस्थापक जो हैं वो आपके पूरन कश्यप हैं। पूरन कश्यप हैं, ना कि अजीत कैसम्बली। कैसम्बलिन जो हैं ये नितांत भौतिकवादी हैं। ठीक है, अक्रियवादी पूरन कश्यप के संस्थापक हैं और अजीत कैसम्बलिन जो हैं वो नितांत भौतिकवादी हैं। ठीक है, और जबकि एक है पकुद कच्चायन, वो भौतिकवादी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनसे अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है? स्तंभ लेख से, बृहद शिलालेख से, लघु शिलालेख से या गुहा लेख से? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, लघु शिलालेख से। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 28 में दिए गए प्रावधानों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतया पोषित किसी भी संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह व्यवस्था उन संस्थानों पर भी लागू होती है जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा है, लेकिन उनका स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करिए कि अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 371 गा या अनुच्छेद 253? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सॉरी, इसका है तो इसमें जो है वो पहला सही है, इसे पहला सही है, दूसरा जो है वो गलत है। ठीक है, यह व्यवस्था उन संस्थानों पर लागू नहीं होती है जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा है, लेकिन उनका विन्यास किसी न्यास के अधीन किया गया है। तो दूसरा गलत है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद सुमेलित है? तो इसका सही जो आंसर है या फिर सुमेलन है तो अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 में जो दिया गया है अनुच्छेद 351 जो है वो हिंदी भाषा के विकास के लिए। 371 गा में मणिपुर की बात कही गई है। 253 में जो है अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने की बात कही गई है, और 243 में इसमें संघ की राजभाषा दी गई है। तो अनुच्छेद 243 नहीं होगा, यह अनुच्छेद 343 होगा। ठीक है, प्रिंटिंग की गलती हो सकती है। तो 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख है। तो इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका में शामिल है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी।
कूट के आधार पर चयनित करना है कि 1 2 3, 1 3, 2 3 4 या फिर 1 2 3 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 1 2 3 4। ये चारों जो हैं वो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। इसमें संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, दल बदल निम्नलिखित कथन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि दल बदल से उत्पन्न निर्भरता संबंधी प्रश्नों का निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है और अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होता है और इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत है। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है कि केवल एक सही। दूसरा कथन जो गलत है, क्योंकि दल बदल से निर्भरता संबंधी प्रश्नों का निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है। प्रारंभ में इस कानून के अनुसार अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता था और इस पर न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता था, लेकिन किहोतो होलोहन मामला 1992 में यस्सी ने यह उपबंध किया कि यह उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने का प्रयत्न है, अतः अब अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संविधान के भाग और उनके प्रावधान। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है 9 का, 14 का, भाग 8 और भाग 19। जिसका सही आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है, क्योंकि भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं नहीं है। संघ के और राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 में है, जबकि 14 का में अधिकरण का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण कि संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है और संसदीय व्यवस्था में विधायिका अपने कार्यों नीतियों के लिए कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी हो, तो कौन सा इसमें कथन जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि इसमें ए गलत, ए सही है और आर गलत है, क्योंकि संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार कहते हैं और संसदीय व्यवस्था में सरकार की कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के प्रति विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि कार्यपालिका के प्रति। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन चुनें कि मंत्रिमंडल समितियां संवैधानिक होती हैं और संसदीय मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति संसद में सरकार की भूमिका एवं कार्यों को देखती है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो, क्योंकि मंत्रिमंडल समितियां गैर संविधानिक, संविधानेतर और संवैधानिक भी हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए दूसरा कथन सही है और पहला कथन जो है वो गलत है। क्योंकि मंत्रिमंडल समितियों का निर्माण जो है संविधान के बाद हुआ है, तो ये गैर संविधानिक या संविधानेतर है और संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए संवैधानिक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है कि मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को सत्यापन किया गया, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। तो कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक में चुने गए थे। बाकी जो है वो सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री राज्य सरकार के किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है और मुख्यमंत्री राज्य परिषद का मुखिया होता है। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका डी है, क्योंकि ए गलत है, आर सही है। मतलब मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, लेकिन मुख्यमंत्री राज्य के किसी भी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता है, कि मुख्यमंत्री राज्य सरकार के किसी भी मंत्री को राज्यपाल को सिफारिश कर सकता है, ना कि बर्खास्त स्वयं कर सकता है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि राष्ट्रीय आयोग के पास किसी भी राज्य आयोग के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार है और यह अपील राज्य आयोग के आदेशों के तारीख से 60 दिनों के भीतर की जा सकती है। तो सत्य कथन आपको चुनना है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन कि केवल एक, क्योंकि यह अपील जो है आयोग के 60 दिन नहीं 30 दिनों के भीतर की जा सकती है, इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।